सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर। आज हम लोग NHEH BSc कोर्स के 3rd बैच के माध्यम से मिल रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है क्योंकि जो 2nd बैच चल रहा है, 2nd बैच के समापन का समय आ गया है। जस्ट 4 महीने बच रहे हैं, 4-5 महीने का टाइम पीरियड बचा है, वो समाप्त होगा। तो उसका जो नेशनल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम होगा वो इसी साल होगा और तब तक आप लोग प्लांट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज ले चुके होंगे 3rd बैच वाले। ये क्लास क्यों चलानी पड़ी और क्यों इस क्लास को मुझे फ्री करना पड़ा, उस चीज़ को पहले समझ लीजिए। जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है, बहुत सारे लोगों का, विद्वानों का कहना होता है कि सर बरसों बरस से लोग पढ़ाते आए तो उसी सिस्टम के रिगार्डिंग चलना चाहिए था। अगर उसी सिस्टम के रिगार्डिंग हम चलते तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी चीज़ों में एडवांस प्रारूप चलते रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब पहले का, अगर हम पहले ज़माने की बात करें तो लोगों के पास 4 चक्के के तौर पे, 6 चक्के के तौर पे बैलगाड़ी होती थी और जिसके पास बैलगाड़ी होती थी वो बहुत रईस माना जाता था बाकी अन्य की अपेक्षा। फिर समय बदला, मोटर कार ने ले लिया बैलगाड़ी की जगह को। बैलगाड़ी तो आज भी आती है बट जो बैलगाड़ी को लेके चल रहा है वो पीछे है, जो मोटर कार को लेके चल रहा है वो आगे है। तो ठीक उसी प्रकार से सभी समय का प्रारूप होता है, समय का खेल होता है कि इसमें हर समय अपडेट रहने की आवश्यकता होती है। और ख़ास तौर पे जब मेडिकल साइंस की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पे अपडेट होना अति आवश्यक होता है एक चिकित्सक के लिए, एक कंपनी ओनर के लिए। और जब हम अपडेट होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम बैक वे में कहाँ पे थे और अभी जब हम करंट वे में चल रहे हैं तो हम कहाँ पे हैं। आज का जो परिवेश है उसमें किसी के पास समय नहीं है। सबसे पहला चीज़, अगर पेशेंट आया तो उसके पास, उसके लिए बना बनाया सेटल्ड मेडिसिन होना चाहिए, सेटल्ड रेमेडीज़ होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना आता है कि सर आप जब रेमेडीज़ बनाते हैं और आप बताते हैं कि D3 बेस है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ D3 बेस। तो आप सभी को ये मालूम शायद ना हो क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर जब रेमेडीज़ बनाई जाती हैं तो आजकल 2 वे गिना जाता है। एक जो पुराना था एफरिन फ्राइन मेथड, जिस एफरिन फ्राइन मेथड की मैं बात कर रहा हूँ उसके द्वारा होम्योपैथी की रेमेडीज़ तैयार होती है और उन्हीं के द्वारा जो तैयार टिंचर होता है उसी टिंचर को लेकर के कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर काम करने वाले होशियार लोग जो हैं वो इसी के, क्योंकि मदर टिंचर जो होता है वो DX4 के बाद यूज़फुल होता है, तो होशियारों ने क्या किया कि होशियारों ने क्या किया, मदर टिंचर को लिया, क्योंकि DX4 देना था तो एक बार तोड़ दिए, वो बन गया क्रूड। जो सेकंड था वो उसको बोल दिए D1, जो थर्ड था उसको बोल दिए D2 और जो फोर्थ था उसको बोल दिए D3। जबकि CR का नाम शेर बदल देने से या CR को शेर का खाल उड़ा देने से वो शेर नहीं हो जाता जिस प्रकार से, उसी प्रकार से मदर टिंचर द्वारा जनरेटेड जो रेमेडीज़ होती है, चाहे वो क्रूड ही क्यों ना होती हो, उसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी की रेमेडीज़ मानना गलत होगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जैसे S1 है, तो S1 किसी प्लांट्स को लेकर के ही बिलोंगिंग दिया जाता है इंटरनेशनल वे में। और इंटरनेशनल वे में इसलिए बोला जाता है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल वे से आती है। हमारी अपनी बनाई हुई कोई संस्था नहीं है WHO जो हमारे मानक को मानेगी। तो उस मानक को बताने के लिए आपको बताना होगा कि S1 के अंदर कौन कौन से प्लांट्स हैं, उसके अंदर कितने कितने परसेंटेज इम्प्लीमेंट लिया गया उसका। यहाँ चिकित्सकों को ये नहीं मालूम है कि S1 के अंदर डलने वाले अगर 9 प्लांट्स हैं तो वो 9 प्लांट्स ही नहीं डाले गए हैं। किसी का जड़ मूल है, किसी का गोंद है, किसी का रस है, किसी की पत्तियां हैं, किसी तने के अंदर का गूदा है, किसी की बीज है, किसी की गुठली है और किसी का जूस है। तो इस तरीके से रेमेडीज़
के बारे में जानकारी ही नहीं है कि वो एक्चुअल में किस पार्ट से लिया गया, तो आप कैसे बता सकते हैं कि अगर मैं आपके पास ला दूँ, लाल साग ला दूँ और मैं ला दूँ कोई जंगली पौधा, आप नहीं जान रहे हैं ये पौधा कौन सा है, और मैं बोल दूँ कि ये लाइकोपोडियम है, तो आप मानना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम कैसे जानें। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 1 जो कलर बुक थी, इस कलर बुक में मैंने सारे तथ्यों को बताए थे और बाकायदा ये भी बताया था कि करंट परिवेश में ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है। जब बात आई इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अंदर, तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अंदर पहला पार्ट जो आता था एफरिन फ्रेंड मेथड से आता था, जो कि बरसों बरस से पुराने लोग करते आए। और शायद ये एक विडंबना हो सकती है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो क्लस्टर आते थे जर्मनी से या अन्य जगह से, वो भारत में आना बंद हो गया। और उस अवस्था में बहुत सारे चिकित्सकगण थे, जिसमें एक NL सिन्हा जी भी थे। काफ़ी प्रयास किए और अपने रिसर्च के बदौलत उन्होंने उस चीज़ को हम चिकित्सक गणों तक पहुंचाने में एक अहम रोल प्ले अदा किया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में NL सिन्हा की कंपनी क्रूड बनाती है। ये गलत धारणा लोगों में मत फैलाइए। काफ़ी पूजनीय व्यक्ति थे वो, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपना तथ्य सामने रखा, और वो क्लस्टर के द्वारा रेमेडी को तैयार करते थे। आज उनका प्रारूप शायद बदल गया हो, बट मेरी जानकारी के अनुसार आज भी वो टिंचर बेस पे काम नहीं करते हैं, क्लस्टर नहीं मतलब क्रूड नहीं बनाते वो। आज हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अंदर जब बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान आज किसी को अपनी पहचान बताने के लिए मोहताज नहीं है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी में काम कर रहे हैं तो किस में काम करें, डायलूशन में करें, पोटेंसी में करें, सेंटिकुलर में काम करें। कई तो है विद्वान जो सेंटिकुलर का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन ये तो ज़रूर सुना होगा उन्होंने होम्योपैथी वाले डॉक्टरों से कि 1C 2C 3C 4C 5C तक होता है। ये होता कैसे है, बनता कैसे है, ये नहीं मालूम लोगों को। पोटेंसी कहाँ से लेनी चाहिए वो लोगों को नहीं मालूम है। अगर आप पोटेंसी बनाने जा रहे हैं तो कायदा कहता है कि DX4 जो होगा उससे आपको मेडिसिन बनानी पड़ेगी। अगर आपने क्रूड बेस मेडिसिन लिया हुआ है तो भी आपको DX4 से जाके बनानी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि क्रूड तो मदर टिंचर का पार्ट 1 है, तो अब वहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई क्रूड है क्रूड है क्रूड है, तो हल्ला करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसका प्रमाणीकरण आप नहीं दे सकते। लेकिन पोटेंसी को जांचने की एक तकनीक भारत में विकसित हो चुकी है, और आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल ये गाज गिरेगी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी, क्योंकि आप जो रेमेडी बना रहे हैं वो किस पोटेंसी वे में है उस मशीन के द्वारा पता चल जाता है। तो आज हम स्पेजरिक साइंस पे जो बात कर रहे हैं, ये D3 बेस डिस्टिलेशन 3 बेस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट डिस्टिलेशन में सल्फ़र निकलता है, सेकंड डिस्टिलेशन में मर्क्यूरी निकलती है, थर्ड डिस्टिलेशन में सॉल्ट निकलता है। ये तीनों को पहले अलग किया जाता है, तब उसको दोबारा से ट्रांसम्यूट किया जाता है, रीयूनाइट किया जाता है, और तब तैयार होता है ट्रांसम्यूटेड हर्ब। इसको 1:9 से अगर आप तोड़ते हैं तो ये बनता है D3 बेस, और इसको 1:99 से तोड़ते हैं तो बनता है मदर टिंचर। ठीक है, मदर टिंचर जब बनता है तो मदर टिंचर का जो प्रारूप होता है वो होता है 1:99, मतलब 1 ml आपकी रेमेडी होगी, 99% उसमें 90 वॉल्यूम वेट या 99 वॉल्यूम वेट का अल्कोहल डला होगा, और उसके बाद आपको उसको कम से कम 100 बार, 116 बार, 105 बार, 108 बार, 110 बार, वो जो आपको 105, 110, 108 बताया जाता है, एक्चुअल में क्या जब हैंड से अपन स्ट्रोक करते हैं रेमेडी को, तो स्ट्रोकिंग मेथड होती है स्लो, और जो हमारी बोलने की जो काउंटिंग मेथड होती है वो हो जाती है ज़्यादा, और जहां हमको गिनना होता है 100, वहां हम गिन चुके होते हैं 105। इसलिए
इस चीज़ को बढ़ा करके बताया जाता है कि आप 110 बार ठोक लीजिए, 105 बार ठोक लीजिए, 107 बार ठोक लीजिए। एक्चुअल में आप 100 बार स्ट्रोक करें, इसके लिए ये दर्शाया जाता है। लेकिन हम एफरिन फ्रैन मेथड में क्यों जाएं? जब प्रकृति ने 2 मेथड बनाई हुई है, एक एफरिन फ्रैन मेथड जिसको इंसानों ने बनाया, एक डायलूट रुकबिस मेथड जिसको धरातल पे ईश्वर ने भेजा। कैसे भेजा? समुद्र का नमक बना, नमक मिला हमें, उस नमक को हम क्या करते हैं? डिज़ोल्व करते हैं। एक बार जब डिज़ोल्व होता है तो उसकी प्यूरिफिकेशन होती है, उसमें से कचरा निकाल दिया जाता है, झाग निकाल दिया जाता है। ये डिस्टिलेशन 1 हुआ। इस डिस्टिलेशन 1 को फिर कंपनी वाले लेते हैं और फिर इसको और ज़्यादा प्यूरिफाई करते हैं, और ज़्यादा इसमें से सॉल्ट का जो कचरा होता है उसको निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अंदर भी डिस्टिलेशन मेथड होती है। फर्स्ट डिस्टिलेशन, जैसे मैं बोलता हूँ तुलसी का पत्ता है, मुझे तुलसी के पत्ते का पहला डिस्टिलेशन करना है, मतलब उसके रस को मुझे निकालना है। तो ये पहला जब मैं निकालूंगा तो पहला निकालने पे जो उसके अंदर से तेल वाला पार्ट होगा वो मुझे बिल्कुल उस लिक्विड में दिखेगा। तो जो फर्स्ट डिस्टिलेशन हुआ उसमें ऑयल दिखता है। क्या आप जो क्रूड लिए हैं उसको आप 1 बनाएंगे तो क्या वो 1 डिस्टिलेशन कहलाएगा? गलत बात। वो डायलूशन 1 कहलाएगा, D1 आप कह सकते हैं उसको, लेकिन डिस्टिलेशन 1 वो किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। तो डिस्टिलेशन 1 के लिए मेडिसिन को, प्लांट को डिस्टिलेशन किया जाता है, प्लांट का, न कि प्लांट के निकले हुए एक्सट्रैक्ट का। फर्स्ट डिस्टिलेशन जो होता है उसमें से निकलता है एक्सट्रैक्ट सल्फर के रूप में। सेकंड डिस्टिलेशन जो होता है उसमें निकलता है मर्क्यूरी। थर्ड डिस्टिलेशन में निकलता है सॉल्ट। ये गंदा होता है, कचड़ा होता है इसमें। फर्स्ट वाला जो भी पार्ट होगा वो गंदा होता है, कचड़ा होता है। तो हम इसका दोबारा से डिस्टिलेशन करते हैं। जब दोबारा से डिस्टिलेशन होता है तो दोबारा से डिस्टिलेशन में भाप निकल करके, भाप के द्वारा बन करके वो बूंद 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 करके एक कांच के जार में पलटी होता है, और वही जो बन के तैयार हुआ उसमें निकलता है मर्क्यूरी। वो जस्ट लाइक अल्कोहल टाइप होता है। और तीसरा पार्ट जो होता है जिसको ड्राउस किया जाता है, आप देखे होंगे बहुत सारे होशियार लोग क्या करते हैं, प्लांट का ड्राउस मिल जाता है मार्केट में, तो मदर टिंचर लिए, उसको 1 तोड़े और वो ड्राउस का थोड़ा सा पार्ट उसमें डाल दिए। अगर 100 ml होगा तो 100 ml में 2 चुटकी। तो आप देखे होंगे कि क्रूड अगर आपने किसी से ख़रीदा होगा तो आपने खोला होगा तो उसके अंदर दिखाई दिया होगा थोड़ा सा चमकीला चमकीला राख। तो अब इस राख को आपने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जहाँ पे 1 2 3 4 बनता उस मदर टिंचर का, आपने दे दिया 1 2 3, मतलब जो आपने तीसरा बनाया वो क्या हो गया? D4। तीसरा जो बनाया वो D4 हो गया। सेकंड जो बनाया वो थर्ड कहलाया। जो सेकंड होना चाहिए था उसको फर्स्ट कह दिया, और जो फर्स्ट था उसको तो आपने क्रूड बना ही डाला है। तो ठगी का शिकार होते हैं यहाँ पे चिकित्सक, और रिजल्ट में होती है गड़बड़ी। और तब बताया जाता है कि सर आप D4 पे काम कर रहे हो। हाँ सर D4 पे काम कर रहा हूँ। सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इस प्रोडक्ट को ले लीजिए। मैं कहता हूँ कि अगर मैं 38 रेमेडी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है पेटेंट बेस लेने की? मुझे नहीं लगता कि पेटेंट की आवश्यकता है वहाँ पे। अगर आपकी रेमेडी वास्तविक में माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टेड है तो वो टेस्ट रिपोर्ट हमें प्रोवाइड कीजिए। केवल इतना सा एक सवाल है उन चिकित्सकों के लिए जो रेमेडीज़ लेते हैं, तो रेमेडीज़ लेते हैं तो उस रेमेडी के बारे में, अगर वो 100 कंपनी 100 प्रोडक्ट बना रही है, हो सकता है आप 10 प्रोडक्ट उससे ले रहे हों, तो वो 10 प्रोडक्ट में से 5 प्रोडक्ट की माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट मांगने के लिए बोलिए, दीजिए हमको, दिखाइए। हमको नहीं चाहिए आपका पेपर, आप ही रखिए, हमको नहीं चाहिए, लेकिन उसकी ऑथेंटिकल माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट देखे बगैर हम नहीं लेंगे। लेकिन इतना बोलने का भी दम नहीं है चिकित्सकों में।
अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे विरोध में भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। विरोध कीजिए, मना नहीं है, लेकिन विरोध उसका कीजिए जो गलत है। अगर आप सही को भी गलत ठहराएंगे तो जो सही कर रहा होगा वो काम तो करेगा, लेकिन अपना काम शो अप नहीं करेगा। जैसे मैं 2022 तक पूरे चीज़ों की सारणी अपने सीनियर्स से, अपने गुरुजनों से शेयर करते रहा। 2023 में कुछ ऐसी घटना घटी, उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया, नहीं मुझे नहीं देना है, किसी को भी नहीं बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जो मैं कर रहा हूँ वो दो लोगों को तब दिखेगा जब मैं नहीं रहूँगा। जब मेरी मौजूदगी धरती पे नहीं होगी तब मेरे काम आप लोगों को दिखाई देंगे कि मैं क्या किया। जहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को सिखाने के नाम पे ऑनलाइन, जिसमें आप पूछ नहीं सकते तत्काल, और बहुत सारे तो ऐसे CME वाले होल्डर्स हैं जो आपको एक बार पढ़ा देते हैं तो दोबारा पलट करके आपका फ़ोन भी नहीं रिसीव करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे हैं, मैं जानता हूं उनको, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी। हम इंट्रोड्यूसरी क्लास में पहले एफ्रिन फ्रैन मेथड के और डायलूट्रुक्बिस मेथड को समझेंगे, फिर डायलूट्रुक्बिस मेथड के द्वारा डिस्टिलेशन 1, 2, 3 को समझेंगे। इसके बीच में साथ साथ में चलते रहेगी प्लांट्स के बारे में जानकारी। प्लांट्स क्या है, कौन सा प्लांट है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, किस कॉम्पोजिटी को बिलोंग करता है, कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से रेमेडीज़ में कितना कितना परसेंटेज मिलाया गया है, कौन सा तत्व है। कहने का मतलब है जड़ है, जूस है, मूल है, लीव है, सीड्स है, उसका नट्स है, उसके ब्रांचेस हैं, उसके रूट हैं, तो वो किस पार्ट से लिया गया तत्व है जिसको उस रेमेडी के अंदर डाला गया। फर्मेंटेशन टेम्परेचर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इसके लिए मुझे पुरानी ERDO टीम ने मना किया है, वो उजागर नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इसके बाद का जो प्रोसेस आता है जिसमें डायलूट्रुक्बिस मेथड क्या है, पोटेंसाइज रुक क्या है, ट्रांसम्यूटेड हर्ब क्या होता है, D3 बेस क्या होता है, और उसके द्वारा बनने वाले D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D1 से लेकर D10 तक जो डाइल्यूशंस होते हैं उसके बारे में बात होगी। इसके बाद जो ये क्लासेस चलते रहेंगी, इन क्लासेस के बीच बीच में आप लोगों को कुछ एक पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी सीखने को होगी, और अंत में आएगा आपका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन।